नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाश झा। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना, कैसे भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, कैसे भारत एक न्यूक्लियर पावर बना। दुनिया के केवल कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके पास आज परमाणु हथियार हैं, जिनमें से भारत एक है। तो आइए जानते हैं कैसे पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो न्यूक्लियर वेपन एज इस ज़माने को हम कहते हैं, वो हम क्यों कहते हैं, इस ज़माने को हम न्यूक्लियर वेपन एज क्यों कहते हैं। देखिए, परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन अभी तक के मानव इतिहास के अकेले ऐसे हथियार हैं जो मास लेवल पर मिनटों में डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं, यानी एक झटके में लाखों लोगों को मार सकते हैं। अगर अभी तक हमने किसी हथियार को कहा हो कि एक बार में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मिनटों में मार सकते हैं, तो अभी तक यह केवल कहने की बात थी। 1940 तक केवल ऐसा कहा जाता था, परंतु जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर पहला न्यूक्लियर फिजन किया, पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब पूरी दुनिया को परमाणु बम की घातक शक्ति देखने को मिली। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक जो न्यूक्लियर बम होता है ना, एक न्यूक्लियर बम, नॉर्मल सा न्यूक्लियर बम जो कुछ 100 किलोग्राम का होता है, कुछ 100 किलोग्राम का, उसकी जो शक्ति है लगभग 2000 टीएनटी के बराबर होती है। टीएनटी का मतलब ट्रेडिशनल विस्फोटक होता है। इसलिए पहला जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, उसकी जो क्षमता थी वो 20,000 टीएनटी की थी। और जो पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया गया, जिसे हम हाइड्रोजन या थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस भी कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना फिजन डिवाइस से भी खतरनाक होता है, क्योंकि ये थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस बहुत खतरनाक होता है। इसकी क्षमता 10 मिलियन टीएनटी की होती है। न्यूक्लियर फिजन की होती है 20,000 टीएनटी की, और इसकी 10 मिलियन टीएनटी। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक तबाही मचा सकता है ये हाइड्रोजन बम। तो अब इंसान के हाथों में ऐसी शक्ति आ गई थी जिससे वह एक बार में पूरे शहर को तबाह कर सकता था, वो भी कुछ ही मिनटों में। कुछ ही मिनटों में पूरा शहर खत्म। तो दोस्तों, एक ऐसी शक्ति इंसान के हाथ में आ गई थी। न्यूक्लियर बम में ऐसा क्या होता है, तो देखिए, न्यूक्लियर बम में जो ब्लास्ट होता है ना, उसमें इतनी ताकत होती है, उससे इतनी एनर्जी जनरेट होती है, उससे कि पहले तो उस ब्लास्ट से लोग मारे जाते हैं, फिर उससे जो आग लगती है उससे लोग मारे जाते हैं, और आखिर में जो उससे हानिकारक रेडिएशन निकलती है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण जो रेडिएशन निकलती है, उस रिएक्शन के कारण आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग मरते रहते हैं। तो शहर की पीढ़ी पूरी खत्म हो जाती है। तो इस तरह से बहुत ही खतरनाक होता है ये हथियार जो इंसान के हाथ में आ गया है। तो सबसे पहले दुनिया में परमाणु हथियार बनाया अमेरिका ने, प्रोजेक्ट मनहट्टन के तहत। प्रोजेक्ट मनहट्टन के तहत अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाया। जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उस समय प्रोजेक्ट मनहट्टन चल रहा था, और उसे सफलता मिली 1945 में, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया। ये फोटोज हैं कुछ हिरोशिमा की और नागासाकी की, जब अमेरिका द्वारा वहां बम गिराया गया। तो एक टिपिकल, आप लोगों ने अखबारों और फिल्मों में ये फोटो देखा होगा, न्यूक्लियर क्लाउड। इसको न्यूक्लियर क्लाउड या फिर मशरूम क्लाउड भी कहते हैं, कि इस तरह का क्लाउड बनता है जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, और कई किलोमीटर यूपर तक ये बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवाई जहाज के ऊपर से ली गई है ये तस्वीर। ये तस्वीर जो है हवाई जहाज के ऊपर से ली गई है। यूएसए के कुछ ही सालों के बाद यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। फिर 1950 के दशक में इंग्लैंड और फ्रांस ने भी परमाणु हथियार डेवलप कर लिया। 1950 के दशक में दुनिया के पास 4 देश थे, यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस, जिनके पास परमाणु हथियार थे। चाइना भी ज़्यादा पीछे नहीं रहा। 1964 में यानी कि 1964 में चाइना ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। 1962 में भारत चाइना से युद्ध हारा था। चाइना के न्यूक्लियर पावर टेस्ट करने के बाद भारत को लगने लगा कि उससे भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेना चाहिए, क्योंकि अब तो उसके पड़ोसी ने भी न्यूक्लियर बना लिया है। और धीरे धीरे भारत ने भी इस पर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। भारत की परमाणु शक्ति बनने की कहानी में सबसे पहला जो नाम आता है ना, वो है होमी जहांगीर भाभा का। होमी भाभा को भारत ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है।
फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्यक्ति ने 1940 के दशक से ही भारत के नेताओं को यह कहना शुरू कर दिया था कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। जब अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर डेवलप कर लिया 1945 के आसपास, तब होमी जहांगीर भाभा ने आज़ादी से पहले ही जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस के कुछ बड़े लीडरों को कहा था कि हमें भी इस और डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं तो कम से कम बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर की आवश्यकता थी। तो उस समय भारत के नेताओं ने तय किया कि हथियारों के लिए नहीं पर बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेना चाहिए। होमी भाभा ने दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन की नींव रखी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR जो कि मुंबई में है, और एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ये भी मुंबई में है। और अब इस एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट को होमी भाभा की मृत्यु के बाद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क कहा जाता है। बार्क और BARC और TIFR आज भी देश के अग्रणीय संस्थान है जहां पर न्यूक्लियर रिसर्च हो रहा है, और यहाँ से हमारे कई बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले हैं और आज भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। और इन दो संस्थानों का लीडिंग रोल रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परमाणु परीक्षण पर हर जगह नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए खाली जगह चाहिए, बिल्कुल शांत खाली जगह हो, वहीं पर परमाणु परीक्षण किया जा सकता है। इसके लिए थोड़ी खुली जगह चाहिए, और ऐसी जगह भारत में एक ही थी और वो थी थार रेगिस्तान। राजस्थान में जैसलमेर में जोधपुर के बीच एक जगह है पोखरन। पोखरन से कुछ दूरी पर आर्मी की डेस्टिनी रेंज है जो पूरा खाली इलाका है। यहाँ पे आर्मी की प्रैक्टिस भी होती है, और यहीं पे भारत ने अपना दोनों न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 और 1998 में, यानी 1974 और 1998 में दोनों बार यहीं पर भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 से, उस दिन बुध पूर्णिमा थी, 18 मई 1974 को किया और उस दिन बुध पूर्णिमा थी। इस न्यूक्लियर परीक्षण को एक कोड नेम दिया गया था जो था स्माइलिंग बुद्धा। देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो कहीं ये नाम नहीं है स्माइलिंग बुद्धा, कहीं ये नाम यूज नहीं किया गया, पर ऐसा कहा जाता है कि साइंटिस्ट ने इस न्यूक्लियर टेस्ट के सफल होते ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को फोन करके बोला कि बुद्ध मुस्कुरा गए हैं, यानी कि स्माइलिंग बुद्धा। ये कोड नेम था इसका। इसका मतलब था कि बम सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है। अब भारत सरकार ने और इंदिरा गांधी ने कहा कि ये बम तो बिल्कुल पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, मतलब ये तो शांति का बम है। देखिए कितनी अजीब बात है कि बम विस्फोट करके कहा जा रहा है कि ये शांति के लिए था, हालांकि ये केवल दुनिया को कहने के लिए था। भारत को इससे दुनिया को यह संदेश देना चाहता था, भारत पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि भारत भी इससे न्यूक्लियर बॉम्ब टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, और इससे यह संदेश दुनिया के पास चला भी गया। और इस टेस्ट की यह खासियत थी कि दुनिया में पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर थे, P5 जिन्हें हम कहते हैं, दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत संघ, चाइना। उन 5 के अलावा भारत पहला देश था जिसके पास ये टेक्नोलॉजी थी। हालांकि इसका पावर ज़्यादा नहीं था, 12 किलोवाट का ही इसका पावर था। इसका यील्ड बताया जाता है 12 किलोवाट का, लेकिन फिर भी ये एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था। और जो 3 महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे जिनके हाथ में इस न्यूक्लियर टेस्ट की कमान थी, वो थे होमी सेठना, राजा रमन्ना और बसंत नाग चौधरी। ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। और पोखरन की साइट को विजिट करते हुए जहां बॉम्ब का टेस्ट किया गया था, और भारत सरकार ने यह साफ कर दिया कि उनका मकसद बिल्कुल हथियार बनाने का नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बस एक फिजन टेस्ट कर रहे हैं। हालांकि हम हथियार बना सकते हैं क्योंकि हमने ये टेस्ट कर लिया है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं। पर हम यह चाहते हैं कि भारत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंट, मतलब कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने में आत्मनिर्भर बने, और इसका इस्तेमाल हम शांति के कामों के लिए करें, जैसे कि बिजली बनाना। भारत में उस वक्त तक पहले से कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर थे जहां बिजली बनाई जा रही थी, और ज़्यादातर टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से मिल रही थी? USA और कनाडा से। कनाडा ने हमें कई सारे रिएक्टर दिए, सोवियत संघ ने भी दिए थे। तो भारत ने अब क्या करा, वहाँ से जो न्यूक्लियर फ्यूल बनता था उसका इस्तेमाल इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए किया।
तो इससे दुनिया में काफ़ी नाराज़गी हुई। जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न देश थे वो भारत से बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने भारत को बहुत क्रिटिसाइज भी किया। देखिए एनपीटी पर उस समय काम चल रहा था। भारत भी चाहता था कि सभी देश एनपीटी पर साइन करें और कोई न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। देखिए एनपीटी के बारे में आप सभी को एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि एनपीटी खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताना पड़ेगा। वैसे एनपीटी का मतलब था कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, पर भारत ने गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण किया और एनपीटी के रूल को तोड़ा। तो इसलिए भारत को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और यूके, यूएसए, कनाडा, इन सभी देशों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेचना था। किसी भी तरह का न्यूक्लियर फ्यूल भारत को देना बंद कर दिया। इन सभी देशों ने जो था, यूके, यूएसए, कनाडा, इन सभी देशों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत को बेचना बंद कर दिया। किसी भी तरह का न्यूक्लियर फ्यूल देना बंद कर दिया। तो ये हुआ और अगले कुछ सालों तक भारत को बहुत दिक्कत हुई। ना भारत की टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस हो पाए और ना ही न्यूक्लियर टेस्ट उनको बड़े लेवल पर सक्सेसफुल हो पाया। अब हम ये देखते हैं कि भारत को सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट करा, दुनिया को ये संदेश देने के लिए, खासकर चाइना और अमेरिका को और पाकिस्तान को, कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं। हमारा मकसद पूरा हो गया और दुनिया के पास संदेश चला गया कि भारत न्यूक्लियर पावर बन सकता है। अब दूसरा टेस्ट करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि पहला वाला जो टेस्ट था ना, वो सिंपल सा टेस्ट था जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, और दुनिया को ये दिखाना था कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है और हम इससे हथियार बना सकते हैं। हमने उस वक्त कोई हथियार नहीं बनाया था, इसे वेपनाइज नहीं किया था, हथियार के रूप में इसे वेपनाइज नहीं किया, उन हथियारों को टेस्ट नहीं किया था। हमने तो केवल एक न्यूक्लियर फ्यूज़न को टेस्ट किया था कि ये एक न्यूक्लियर फ्यूज़न सक्सेसफुल होता है या नहीं, और वो सक्सेसफुल हो गया। अब 1990 के दशक में ये आवश्यकता थी कि 90 के 80 के दशक में ही आवश्यकता महसूस होने लगी कि अब इसका इस्तेमाल हथियारों के रूप में किया जाना चाहिए। हमें अगर इसे हवाई जहाज़ से गिराना है तो कैसे गिराना है, हवाई जहाज़ से कहीं ले जाना है तो कैसे ले जाना है, तो इसका टेस्ट करना ज़रूरी था। हमें फ्यूजन डिवाइस भी बनाना था, यानी कि थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस। दुनिया के ज़्यादातर शक्तिशाली देशों के पास ये डिवाइस हैं और ये फ्यूजन डिवाइस ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस बनाना और छोटे छोटे फ्यूजन डिवाइस बनाना, टैक्टिकल डिवाइस, टैक्टिकल यानी कि इतना छोटा हो कि 100, 200, 300 किलो का बम आप छोटे से प्लेन में, मतलब आप प्लेन में कहीं भी और किसी समय भी ले जाए पड़े और कहीं भी गिरा सके, ये होता है टैक्टिकल डिवाइस। तो इस तरह के हथियारों को डेवलप करना हमारा इरादा था। तो ये ज़रूरत थी कि सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट की। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के लिए 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कोशिश की, पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी आ गई, इसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसके कारण ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हो पाया और कई सारे नेता उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर इंदिरा गांधी वापस जो चुनी गई तो 1980 में तब उन्होंने लगा कि अब वक्त आ गया है, अब सही वक्त आ गया है न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। राजीव गांधी भी नहीं कर पाए थे क्योंकि बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, तो इसलिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर 1970-80 के दशक में ये न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाया। फाइनली पीवी नरसिम्हा राव ने हमारे साइंटिस्ट और आर्मी को इजाज़त दे दी कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कीजिए। लेकिन देखिए हमारे जो टेस्ट हैं वो पकड़े गए यूएसए द्वारा, क्योंकि यूएस ने CIA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी उनकी थी, उनकी खुफिया एजेंसी थी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अपने कुछ सैटेलाइट स्पेशली भारत के ऊपर लगा रखे थे। जो अमेरिका की एजेंसी थी, खुफिया एजेंसी, भारत के ऊपर कुछ सैटेलाइट लगा रखे थे ये देखने के लिए कि भारत कहीं न्यूक्लियर टेस्ट ना कर ले। लगातार CIA सैटेलाइट से पोखरण को देखता रहता था कि कुछ वहाँ पर डेवलपमेंट तो नहीं हो रही है। जैसे ही वहाँ कोई एक्टिविटी होती, जैसे ही पोखरण में कुछ एक्टिविटी महसूस होती तो अमेरिका से भारत को फ़ोन आ जाता कि हमें पता है कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें, नहीं तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती थी और ऐसा 2 बार हो गया, 1995 में भी और 96 में भी। 1995 में भी, 1996 में भी हम अमेरिका से कॉल आ गया इंडिया को कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और ये हमें पता है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियर टेस्ट भारत करने जा रहा था
तो अमेरिका ने कहा कि हमें पता है, अगर आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हो तो फिर से आप पर सारी पाबंदियां लगा दी जाएंगी, सारे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो इस कारण से 2 बार तो टेस्ट रोक दिए गए। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय भाजपा के नेता थे, वो भी अपनी चुनावी रैलियों में कहते रहते थे कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मैं न्यूक्लियर टेस्ट करवाऊंगा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और उसी दौरान उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट की कार्रवाई शुरू कर दी, पर उनकी सरकार नहीं चल पाई। 13 दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। 1998 में जब फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, तब उन्होंने गो अहेड दिया कि जाओ अब आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने खुले तौर पर सबको कह दिया कि अब आप न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। तो फरवरी मार्च 1998 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने और 2 महीने के भीतर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करवा दिया। तो इस बार पोखरण में 2 अलग अलग दिन टेस्ट हुआ, 11 मई 1998 को और 13 मई 1998 को। 11 मई को 3 बार विस्फोट हुआ और 13 मई को 2 बार। 11 मई को 3 डिवाइस को टेस्ट किया गया, 13 मई को 2 डिवाइस को टेस्ट किया गया। जो मेन साइंटिस्ट थे इस बार वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने। उस वक्त वो डीआरडीओ के हेड थे। राजगोपाल चिदम्बरम जी जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अध्यक्ष थे, और अनिल काकोदर जो कि उस वक्त बार्क के डायरेक्टर थे। तो ये 3 मेन साइंटिस्ट थे। बहुत सारे साइंटिस्ट का काफिला था जिनका हाथ था इस परमाणु हथियार को बनाने में, परंतु ये 3 मेन साइंटिस्ट थे। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, पूरे साइंटिस्ट की फौज थी, लेकिन ये 3 हमारे मुख्य साइंटिस्ट थे जिनके नेतृत्व में ये परमाणु परीक्षण किया गया। तो भारत के सामने चैलेंजेस क्या है? भारत के सामने ये चैलेंजेस आए थे कि उसे ये टेस्ट गुपचुप तरीके से पूरा करना पड़ा, पूरे सिक्रेसी मेंटेन रखनी पड़ी, क्योंकि यूएसए की खुफिया एजेंसी CIA सैटेलाइट के जरिए हर समय भारत के ऊपर नज़र बनाई हुई थी कि कहीं भारत परमाणु टेस्ट ना कर ले। इसलिए सीक्रेसी मेंटेन रखनी थी। अगर यूएसए को भनक भी लग जाती कि फिर से इंडिया पर इंटरनेशनल तरीके से प्रेशर बनाया जाता, अगर यूएसए को भनक लग जाती तो भारत में इंटरनेशनल तरीके से बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जाता कि ये टेस्ट मत करो। फिर प्रॉब्लम ये थी कि राजस्थान के रेगिस्तान में आप वहाँ ज़्यादा किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। जैसे पहाड़ों में आप किसी भी टेस्ट को अंजाम दे सकते हो, जैसे पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण 1998 में ही किया था। भारत के परमाणु परीक्षण के 2 हफ्ते के बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर डाला। तो उसे छिपाने में काफ़ी आसानी हुई थी, पर भारत को इस टेस्ट को छिपाने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। भारत ने बड़ी चालाकी से काम किया, क्योंकि सैटेलाइट रात को कम देख पाते थे, इसलिए सारा काम वो बम बनाने का जो हो, बम को इधर से उधर ले जाने का हो, गड्ढा खोदने का हो, मशीन लाना हो, वो सारा काम रात को किया जाता था। आर्मी ने उस वक्त एक बहुत बड़ा काम किया कि वहाँ पे एक टूर्नामेंट चलाया गया। चलो इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले आप ये जान लीजिए। गड्ढा खोदने वाली मशीन लाना हो, बहुत सारे काम होते थे, तो सारे काम रात को किए जाते थे। खासकर जब आंधियाँ चलती थी, थार रेगिस्तान में गर्मी के महीने में बहुत आंधियाँ चलती थी, तो ज़्यादातर काम आंधी के समय किया जाता था, क्योंकि सैटेलाइट उस वक्त देख नहीं पाता था। वहाँ जो गड्ढा था, कुआं था, वो 200 मीटर गहरा था। जहाँ बम रखकर फोड़ा गया, उसके ऊपर कैमोफ्लेज नेटलिंग लगा दिया गया। जो हरे रंग का नेट होता था उसे लगा दिया गया, जिससे लगे कि वहाँ कोई गड्ढा नहीं है। हाँ, वो कैमोफ्लेज ऐसा होता था कि वो रख देने के बाद पता ही लगता था कि नीचे गड्ढा है कि क्या है, और सैटेलाइट कुछ देख नहीं पाता था। और जो मिट्टी बाहर निकाली जाती थी गड्ढों से, उसे सेफ ड्यून का शेप देकर रखा जाता था, और उसके बाद जो भी केबल्स हैं, तार वगैरह हैं, उन्हें भी मिट्टी से ढक दिया जाता था कि सैटेलाइट उन्हें ना पकड़ ले। वहाँ पे आर्मी द्वारा एक सबसे मज़ेदार चीज़ की गई, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। तो आर्मी ने बाकायदा वहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया, वहाँ पे कमेंट्री की जाती थी, वहाँ क्रिकेट पिच तैयार की गई, वहाँ पे कमेंट्री होती थी, जिससे क्या होता था कि डाइवर्जन क्रिएट होता। सैटेलाइट जब नीचे देखता तो उसे दिखाई देता कि यहाँ तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, और जब ये टूर्नामेंट होता था तभी साइंटिस्ट जाके वहाँ अपना काम कर लिया करते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक थी चकमा देने के लिए सैटेलाइट को। और जितने भी साइंटिस्ट थे, जब भी किसी एक जगह से दूसरे जगह जाते तो कभी भी टिकट अपने नाम से बुक नहीं कराते,
कोई भी साइंटिस्ट ने अपने नाम से कभी टिकट बुक नहीं कराया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कभी भी अपने नाम से टिकट बुक नहीं कराई। और सभी साइंटिस्ट को कोड नेम भी दिए गए। जैसे कलाम साहब का नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज और चिदम्बरम का नाम था मेजर जनरल नटराजन। ये गाइज कुछ फोटोज हैं, देखिए ये रहे एपीजे अब्दुल कलाम। और ये देखिए जितने भी साइंटिस्ट थे वो सभी आर्मी यूनिफॉर्म पहनते थे। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों इस तरह से भारत ने परमाणु परीक्षण किया। और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो इस पे जॉन अब्राहम की एक बॉलीवुड में मूवी आ रही है परमाणु, तो उसमें आप पूरा देख सकते हैं। बॉलीवुड स्टाइल में ये है मूवी, तो इसमें आप पूरी तरह से देख सकते हैं किस तरह से परमाणु हथियार हुआ, किस तरह से सैंक्शन लगाए गए। ये सारी जानकारी आपको इस मूवी में मिल जाएगी। तो इस पे ये पूरी कहानी है। तो दोस्तों इसके बाद बॉम्बे से बार्क से इसको जैसलमेर लाया गया हवाई जहाज द्वारा। इसको बॉम्बे से बार्क, जो बॉम्बे में बार्क था वहाँ लाया गया। जैसलमेर एयरपोर्ट पर भी ऐसा नहीं कि बहुत सारा आर्मी का सिक्योरिटी लगाई गई, कुछ आर्मी के ट्रक सिक्योरिटी के तौर पर लगाए गए। बम को जैसलमेर से पोखरण तक तो ले आया गया, बम को कुएं के अंदर भी डाल दिया गया, पर न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए इंतजार किया गया परफेक्ट वेदर कंडीशन का। क्योंकि ये न्यूक्लियर टेस्ट ऐसे नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इससे बहुत रेडिएशन निकलती थी। तो इसके लिए एक परफेक्ट वेदर कंडीशन का इंतजार किया गया, क्योंकि जब बम फूटता तब उसमें से बहुत हानिकारक रेडिएशन निकलती जो लोगों के लिए बहुत हानिकारक होती। तो इंतजार किया गया कि ये न्यूक्लियर टेस्ट तब तक नहीं किया जाए जब तक हवाएं चलनी बंद नहीं हो जाएंगी। तो 11 मई 3:43 पर हवाएं चलनी बिल्कुल बंद हो गई और उसी वक्त न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया गया। तो अब हम बात करते हैं कि किस दिन कौन सा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। तो 11 मई को 3 शक्ति डिवाइसेस को टेस्ट किया गया, जिसमें से एक था, वो सबसे खतरनाक था, थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस, जो कि दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। उस समय न्यूक्लियर टेस्ट जब धरती हुआ तो धरती कांप उठी थी। जब उस समय न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो धरती कांप उठी, भूकंप के झटके महसूस किए गए। पर जब शाम को अटल जी शाम को टीवी पर आए तब पता लगा लोगों कि भारत ने तो चालाकी से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उस समय की जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। अटल जी और कुछ बड़े नेता पोखरण में उस साइट को विजिट करने गए थे। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट के कारण धरती में दरार भी पड़ गई। और 11 मई को शाम को अटल जी ने बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी दुनिया को बताया कि भारत ने परमाणु हथियारों का टेस्ट कर लिया है और भारत ने थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस भी बना लिया है। ये उस समय के न्यूज़पेपर हैं जब वाजपेयी जी का स्टेटमेंट आया, यूएस सैंक्शन लाइकली, आप पढ़ सकते हैं इसमें। अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन का मतलब हम जितने भी टेक्नोलॉजी लेते हैं यूएसए से, अब वो टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलेगी। जितने भी आयात निर्यात भारत अमेरिका के बीच होता है वो सब रुक जाएगा। इंडिया ने क्या किया कि P5 क्लब को ज्वाइन कर लिया बहुत चालाकी से। P5 मतलब परमानेंट 5 जो थे जिनके पास न्यूक्लियर हथियार था। पहले हमने 1974 में कहा था कि हमने हथियार नहीं बनाए हैं, हमने केवल इसका टेस्ट किया है। पर अब हमने यह कह दिया कि हमने हथियार बनाए हैं। हमने खुले तौर पर यह कह दिया पूरी दुनिया को कि हमने हथियार बनाए हैं और अब हम इस हथियार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भारत ने P5 क्लब ज्वाइन किया और उस समय भारत छठा देश था जिसके पास न्यूक्लियर हथियार था। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट करने के 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला और वो 7वां देश बन गया जिसके पास परमाणु हथियार था। तो अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे। तो यही थी परमाणु इंडिया बनाने की कहानी। तो दोस्तों इस तरह से भारत ने परमाणु हथियार बनाए, भारत से बहुत सारे सैंक्शन लग गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको ऐसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको ऐसे टॉपिक पे वीडियो मिलता रहेगा। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।